आज हम लोग मैथ में जो है क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज 11 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से, दैट इज कोनिक सेक्शन। और इसके पहले जो स्ट्रेट लाइन था, आई होप कि तुम जो है और भी बुक से बना चुका होगा, मिसलेनियस या तुमको और भी बुक से एग्जाम्पलर वगैरह, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, इन सबों को सॉल्व किया हुआ। तुमको जिस स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे संपर्क कर सकता है, जिसमें कि तुमको किसी भी टॉपिक पे हेल्प लेना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, तो लाइव क्लासेस या तुमको जो कि लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, या तुमको पर्सनल डाउट के लिए भी उसमें तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी टॉपिक को समझना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, उसके लिए तुम राइट या जेईई मेंस, एडवांस, नीट या किसी के या बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, स्कूल एग्जाम के लिए, उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं कोनिक सेक्शन। तो इसका नाम से पता है कोन और सेक्शन। तो एक प्लेन से, प्लेन जो सरफेस होता है, जैसे कार्डबोर्ड हो गया या किसी तरह का, जैसे ये कोन बना हुआ है, तुमको ये कोन जो कि 3 डायमेंशन शेप होता है, जो कि कोन पढ़ा ही होगा तुम, कोन, सिलेंडर और स्फीयर, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री शेप में आता है। तो इस कोन को अगर हम लोग यहाँ प्लेन से अगर सीधा काट दें, ऐसे बिना मतलब कि इसको टेढ़ा बिना किए हुए सेक्शन से अगर कोई काट दें एक प्लेन से, तो कैसा शेप आएगा, यहाँ जो बनेगा वह शेप कैसा होगा। तो आई होप कि सबको इमेजिन कर सकते हो, ऊपर से काट के निकाल दो, प्लेन सीधा रहेगा तो एक सर्किल बनेगा। तो यहाँ जो शेप बनेगा, तो ये तुमको आता है एक सर्किल टाइप का ऊपर दिखेगा, ये 2 डायमेंशन शेप हो गया। जब एक प्लेन से काटने के बाद ये 2 डायमेंशन शेप हो गया, मतलब कि ये तुमको सर्किल बना, जो कि इसमें इस 2 डायमेंशन शेप क्यों हुआ ये देखो, जैसे इधर ऐसे काटा तुम, तो ये जो ऊपर का सरफेस देख रहा है इसमें सिर्फ एक्स वाई 2 तल है, इसमें डेप्थ नहीं है। तो इसलिए ये जो कटा तुमको काटने के बाद ये कैसा शेप बना, इट इज 2 डायमेंशन शेप। और ये जो कोनिक है इट इज 3 डायमेंशन शेप। कोन क्या हो गया, ये कोन है 3 डायमेंशनल शेप, ये 3 डायमेंशनल शेप है। और ये तुमको एक इसको प्लेन कहते हैं, इस तरह का चीज प्लेन कहलाता है। ये प्लेन से इसको जब काटेंगे तो ये जो सेक्शन जो कटेगा, ये तो ऊपर का जो पार्ट दिखेगा, जो ऊपर का, दैट इज कॉल्ड ए सर्किल, ये सर्किल आएगा। अब इसी प्लेन को अगर थोड़ा तिरछा कर दिया, ऐसा इमेजिन करो, जैसे इसी फिगर में बना सकते हो या अगला फिगर बना सकते हो, उसमें तुमको जब इसको क्या करते हैं, इस प्लेन को तुमको ऐसे तिरछा करके काटें ऐसे, तो क्या इमेजिन कर सकते हो, ये जो सर्किल होगा, ये सर्किल नहीं होकर के थोड़ा इलिप्स उसको कहते हैं, जैसे अंडा, जैसे कि जो 3 डायमेंशनल शेप में जैसे कि तुम्हारा सर्किल का स्फीयर जैसे हो जाता है, उसी टाइप से जैसे कि जो अंडा होता है तुम्हारा, तो उसी का मतलब 2 डायमेंशन शेप टाइप का दिखेगा, जैसे इस तरह का ये सर्किल, मतलब ये चपटा टाइप का आएगा। तो जिसका हम लोग क्या कहेंगे, जैसे सब जगह बराबर नहीं होगा, ऐसे काटेंगे तो इस ढंग से काटेंगे। जैसे कहना ये चाह रहे हैं, इसको अगर अलग सेक्शन दिखा ही दें, अगर इस तरह के सेक्शन से काटो इसको, ऐसे प्लेन रहे तुम्हारा, तो कैसा बनेगा, ये जो तुमको है यहाँ पर जो आएगा तुमको 2 डायमेंशन में ये इलिप्स आएगा, जिसका कि यहाँ पे पिक्चर इस टाइप से आएगा तुमको, ये इलिप्स आएगा। जाहिर कि इसमें मोटाई नहीं है, अगर इसमें डेप्थ होगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुमको डेप्थ होगा। इसमें भी 2 एक्सिस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए 2 डायमेंशन शेप हुआ। यहाँ भी एक्स वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट हो जाता है, तो ये भी 2 डायमेंशन शेप हुआ। ये तुम्हारा इलिप्स कहलाता है, इस शेप को हम लोग इलिप्स कहते हैं, ये तुमको इलिप्स होगा इसकी। तो इन सब शेप्स का हम लोग जो है इस चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। अब जैसे कि तुमको है कि अगर तुमको एक जो सर्किल, जैसे ये तुम्हारा है, ये है, इसको अगर हम लोग काटें, जैसे कि तुमको एक और शेप बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इस तरह का शेप। अगर यहाँ से काटें इस ढंग से, जिससे क्या बन जाएगा, तुमको इस तरह का शेप बने, ऐसा सेक्शन काटो कि इस तरह का शेप बन जाए, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये जो प्लेन से काटेंगे तो ये तुमको पैराबोला कहलाता है। ये जो शेप बनेगा ये क्या कहलाता है, ये शेप, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। ये भी 2 डायमेंशन शेप है, एक्स, इधर एक्स ले लें, इधर वाई ले लें, तो आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह का शेप को हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला, पैराबोला, PARABOLA। और तुमको अगर ये 2 तरह का कोण अगर ज्वाइन कर दें इस ढंग से, और इसको ऐसे काट दे दें, और इसको अगर तुमको इस ढंग से काटें, जो कि यहाँ पर तुमको एक अलग से काट लें, इसको ऐसे करके काटेंगे, तो ये 2 तरफ से क्या बन जाएगा तुमको, एक इधर से बन जाएगा, एक इधर से बन जाएगा, एक ऐसे। तो ये तुमको 2, इसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। इस तरह के शेप को क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरबोला। मतलब इसको अगर हम अलग से प्लॉट करें तो इस तरह का शेप ये आएगा।
तो ये तुम्हारा जो है ये शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ये जैसे इलिप्स का उल्टा है। देखो इलिप्स को अगर इसको दोनों को ऐसे मिला देंगे ना तो ये तुमको क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ये जस्ट पलट गया तो ये इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों को कंबाइंडली हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। तो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में इन सबों को स्टडी करेंगे। ये जो तुम्हारा हमारा जो कि अलग अलग पॉइंट होगा 11 का, उसमें हम लोग अलग अलग शेप्स को, ये जो टू डायमेंशन शेप जितने हुए ये हम लोग जो पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स वाई प्लेन से ये सब रिप्रेजेंट, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। तो 3 डायमेंशन के ज्योमेट्री के हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आएगा वो क्लास 12 में आएगा, जो इसमें कि तुमको जो कि प्लेन है या तुमको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में अलग से सॉलिड ज्योमेट्री भी जिसको कहते हैं, तो उसका हम लोग चर्चा थोड़ा सा 11 में करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 12 में। और उसके बाद इसका जो बाकी जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री तुम्हारा है वह जाके क्लास 12 में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और इसमें जो है अभी जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री इसमें एक्स वाई एक्सिस से जो डील होगा इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, अभी क्लास 11 में। ये चारों शेप हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, अलग अलग जो 11 चैप्टर का जो अलग अलग जो दिया हुआ एक्सरसाइज, उसमें हम लोग 11.1 में हम लोग इलिप्स को पहले देखेंगे और देयर आफ्टर आगे 11.2 11.3 इस तरह से हम लोग आगे इसको स्टडी करेंगे। तो अब जो है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद कि इसके जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के ये सब शेप हो गए, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब जिसमें 2 एक्सिस से रिप्रेजेंट होगा। और सॉलिड स्टेट ज्योमेट्री हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 एक्सिस से डील होगा। दैट इज जैसे स्फीयर है तुम्हारा, या तुम्हारा कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब। या तुमको जैसे अभी देख रहा था इलिप्स का, जैसे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो कि था तुम्हारा, जिसकी अंडाकार जैसे शेप होता है, जिसको ओवल शेप भी कहते हो, उसको इलिप्सॉइड भी कहते हैं। तो ये सब ज्योमेट्री 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के पार्ट हैं। तो हम लोग अभी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में नहीं बल्कि 2 डायमेंशन, उसमें डेप्थ नहीं होगा या हाइट नहीं होगा। तो 11 क्लास में हम लोग उसी को पढ़ेंगे। और पढ़ने का मतलब यहाँ पर उसके इक्वेशंस लाना, उसके आधार पर उसका जैसे कि तुमको है उसके और भी इक्वेशंस को हम लोग ऑब्टेन करेंगे। अलग अलग सिचुएशन है, पहले उसका डिफिनेशन। तो सर्किल का जहाँ तक डिफिनेशन है तुमको, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कहते हैं हम लोग, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग लोकस कहते हैं। लोकस का मतलब एक पाथ होता है, जिस पाथ पे कोई चले, कोई पॉइंट किसी कंडीशन के अंतर्गत एक पाथ को अगर ऑब्टेन करे, दैट इज कॉल्ड इट्स लोकस। तो लोकस का मतलब क्या हुआ, फिर से इस बात को कहें, इस बात को जैसे लोकस समझने के लिए एक वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस अक्सर आता है। लोकस को अगर मतलब चाहें तो हम लोग लोकस को भी डिफाइन लोकस के रूप में भी उसको लिख सकते हैं, या उसी को थोड़ा सा लोकस वर्ड से अगर बचना चाहें तो उसके आधार पर भी डिफिनेशन सर्किल का हम लिख सकते हैं। देखो तो ऐसा लिखते हैं, द पाथ ऑफ पॉइंट, द पाथ ऑफ पॉइंट whose distance from एक फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इसको जो कि हम लोग सेंटर बोला करेंगे बाद में आगे, ये फिक्स्ड पॉइंट, इसको ना, इस पॉइंट का नाम अगर सर्किल के शब्द में कहेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, डिस्टेंस को। इज अ सर्किल, मतलब ये हुआ तुमको द पाथ ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इस बात को क्या कहें, जैसे कि एक पॉइंट से एक पॉइंट आप लिए, ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ तुम्हारा, ये फिक्स्ड पॉइंट एक लिया तुमने, ओ ले लिया, और एक तुमको यहां पर एक पॉइंट यहां दिया, ये अभी जैसे कि ये पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट रहे, और लेकिन ये पी पॉइंट ट्रेवल कर सकता है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपको फिक्स्ड पॉइंट है, इसको नहीं आप बदल सकते हैं। और ये मूवेबल पॉइंट है आपका, ये मूवेबल पॉइंट है, मूवेबल, ये मूव कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन को बरकरार रखते हैं कि इससे इसका डिस्टेंस चेंज ना करे। अगर ये 5 यूनिट डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अगर इसको रखेंगे तो ये क्या बनेगा, एक सर्किल बन जाएगा हमारा। तो ये जो चीज कहलाता है, इसी को हम लोग, इस पॉइंट का पाथ, इसी को हम लोग लोकस भी कहते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट, ऐसा कह सकते हैं इसको।
which moves such that, जैसे इस लोकस ये डिस्टेंस तुम्हारा जो बना, इससे देखो ऐसा पाथ बन जाएगा, इसका रास्ता इस कंडीशन के अंतर्गत इसका जो बन गया, इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से इसका ये जो डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस, ये क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस, इसको नहीं बदलना, ये फिक्स्ड डिस्टेंस जिसका नाम रेडियस भी कहते हो यही है, और इसको सेंटर नाम दोगे, तो ये फिक्स रहे, ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के अंतर्गत जो ये शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड, इस पाथ का नाम क्या हो गया, ये सर्किल कहलाता है। और इसी भाषा को जैसे एक्स को जैसे पाथ ऑफ पॉइंट को द लोकस ऑफ पॉइंट भी इसको कहते हैं, ये जो पाथ बना ना इसको लोकस कहते हैं। इस कंडीशन के अंतर्गत एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंतर्गत कोई पॉइंट जिस जैसा पाथ बनाएगा दैट इज कॉल्ड इट्स लोकस। तो इसका डिफिनेशन में जैसे एक वर्ड अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत जगह पे लिखेगा लोकस ऑफ द पॉइंट, सच दैट मतलब बाकी सारा लाइन होएगा, इसका जैसा पाथ बनेगा इस कंडीशन के अंतर्गत। और यहां पर जिस कंडीशन में क्या बात हुआ, सर्किल बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए मूवेबल पॉइंट का, जिसका जो लोकस आप बनाना चाहिए वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज ए सर्किल। तो ये तुम्हारा हो गया सर्किल का डिफिनेशन, समझ में आ गया होगा। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसका क्या नाम होता है सर्किल के केस में, अब इस फिक्स्ड पॉइंट का एक नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस इसका नाम रेडियस है। तो ऑलवेज ये तुम जानते ही हो। अब हम लोग इसका आएंगे, ये तो सर्किल का तुम्हारा क्या हो गया, और कॉनिक सेक्शन में ऐसा ही तुमको शेप बना था जिसका एक अलग ढंग से हमें डिफिनेशन दिया। अब हम लोग जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल मतलब कि इसका इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर्किल का जैसे 2 डायमेंशन में है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन हम लोग डिनोट करते थे एक्स वाई के रूप में, तो उसी तरह से एक्स वाई के रूप में हम लोग सर्किल को भी रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि उसका इक्वेशन कहलाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी या ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, 2 फॉर्म थे जैसे, और भी फॉर्म थे जैसे, सब उसी फॉर्म में रिलेट हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग अब सर्किल का अलग अलग कंडीशन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको कुछ कंडीशन जाता है, इसका स्लोप इतना है, इसका जो है तुमको एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट इतना है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट इतना है, जिससे के आधार पर हम लोग इक्वेशन, उसी तरह से यहाँ भी 2 कंडीशन जनरली दिए जाएंगे, उससे आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। जैसे कुछ पहले तो कुछ सिचुएशन से हम सर्किल का जैसे थ्योरी के रूप में उसे बता देते हैं, देर आफ्टर फिर क्वेश्चंस में कुछ डिस्कस कर लेंगे इसको। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, जबकि तुमको किसी का दिया हुआ है, तुमको सेंटर दे देगा, सेंटर और रेडियस अगर गिवन है, और कभी कभी जैसे कि सेंटर और रेडियस गिवन है तो इसको फिर ये इंफॉर्मेशन को अलग अलग ढंग से देगा, तो उससे सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे और रेडियस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद सर्किल का तुम इक्वेशन निकाल पाओगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल पहला है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इसमें सेंटर है, तुमको इसमें सेंटर हो गया ओरिजिन तुम्हें दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सेंटर 0 0 हो गया, एंड रेडियस इक्वल्स टू ए दे दीजिए कुछ, ये 2 चीज दिया हुआ है। तो एक सर्किल बना लीजिए, जहां एक सर्किल बन गया, ये इसका सेंटर है तुमको 0 0 और रेडियस दिया हुआ है, यहाँ O पॉइंट हो गया और ये P पॉइंट हो गया। इसी का लोकस हमको निकालना है, तो इसको एक्स वाई जूम कीजिए, इस पॉइंट को जिसका पाथ है वेरिएबल पॉइंट को, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है। तो जाहिर है कि जो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हमारा क्या हो गया, OP इक्वल्स टू, ये एक कंडीशन है तुम्हारा यही कि ये रहना चाहिए फिक्स आपका, यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। इसको अब इक्वेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला OP का क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू A। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू A, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका सेंटर क्या होगा, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर क्या हो गया इसका 0 0 एंड रेडियस इक्वल्स टू A। तो सेंटर 0 0 और रेडियस A होगा, तो उसका ये इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखें, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जैसे तुम्हारा यही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर कोई इक्वेशन दे देगा तो उसका सेंटर भी पता चल गया तुमको 0 0 है और
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 किसी ने दे दिया, तो ये एक सर्किल का इक्वेशन होगा, ये क्लियर हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर किसी ने 25 दे दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका सेंटर कहाँ है, 0 0 पे होगा, और रेडियस इसका 5 होगा। इससे हमको पता चल जाता है कोई भी इक्वेशन अगर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसका मतलब इस तरह का फॉर्म का ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि तुमको यहां पर जनरल फॉर्म में ले लीजिए, जनरल फॉर्म में अंतर ये करेंगे, इसमें इस बार सेंटर को दे दो, कुछ सेंटर को कोऑर्डिनेट एच के ले लो, एंड रेडियस इक्वल्स टू ए दे दो, चाहे चलिए रेडियस ए दे दीजिए। तो अभी भी इसको डिराइव करना उतना ही आसान है, कोई अंतर नहीं पड़ा। डिस्टेंस फार्मूला को अभी भी तुम्हारा कुछ अंतर नहीं पड़ा इसमें। जैसे कि इसको चलिए इसको सी ले लीजिए, इस पॉइंट को, अब ओरिजिन को ओ लेते हैं लोग, सी ले लीजिए, इसको बदल दीजिए सिंबल। सी को क्या ले लीजिए, सी का सेंटर एच के लिए, और पी को तो हम लोग मूवेबल पॉइंट को एक्स वाई मानेंगे। तो जो डिस्टेंस है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए लिए है, चाहे आर जो भी मानना चाहो मान सकते हो, रेडियस को यहाँ ए लिया गया है। तो जाहिर है कि अब की बार भी तुमको पीसी जो है तुमको दैट्स इक्वल्स टू क्या तुम्हारा ए है, तो इस बार भी डिस्टेंस फार्मूला लागू होगा ही। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू ए। तो इसको होल स्क्वायरिंग बोथ साइड x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y दैट्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये भी फार्मूला हो गया, या नहीं तो तुम इसको और अगर इसको ब्रेक कर सकते हो, ये भी इक्वेशन हो गया तुम्हारा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग एक ये तुम्हारा इक्वेशन को इसको जनरल फॉर्म जो हम लोग लिख देते हैं, इसको जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस यहां पर इन दोनों जैसे कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 3 चीज हो गया। तो यहां पर इसमें एक तो कांस्टेंट आ गया, इसको सी मान लीजिए। और इसको जनरल फॉर्म के लिए, जनरल फॉर्म ऑफ जो सर्किल लिखता है हम लोग को, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल इसमें लिख सकते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस इसको 2gx लिख देता है, अब प्लस 2fy प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया तुम्हारा, जहां पे माइनस जी तुम्हारा क्या है, दैट इज इक्वल टू एच है, और माइनस जी तुम्हारा हो गया 2gx हो गया, तो माइनस जी के जगह यहां पर क्या है, माइनस जी के जगह एच है तुम्हारा, या एच के जगह माइनस जी है, और उसी टाइप से के जगह पे यहां क्या है तुमको 2f है, मतलब f है तुम्हारा। तो इसका जो सेंटर हो गया, इसको जैसे कि इसका कोई कहेगा इसका जनरल फॉर्म इसी फॉर्म में होगा, मतलब इसमें सर्किल का इक्वेशन में क्या देखना होगा, कब आप किसकी जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, बोलेगा अगर आपसे कहा जाए क्या ये सर्किल है कि नहीं, तो क्या क्या उसमें चेक करेंगे हम लोग, एक चीज दो इसमें चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तुम कहोगे कि यहाँ पे तो 1 है आपका, तो इक्वल का मतलब 2 रहेगा तो कैसे होगा, हाँ बिल्कुल 2 भी रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर्किल, बिकॉज 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या होगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। ये एक और कंडीशन, इसके अलावा ये कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, तो इक्वल 1 होना जरूरी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, 1 होना जरूरी नहीं है। यहां 2 रहेगा तो इसको कॉमन लेके 1 कर सकते हैं हम लोग, तो एक ये कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन है कि x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का नाम का कोई टर्म नहीं चाहिए, जैसे कि यहां पर देखो x इंटू जैसे 5xy, ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए कहीं पर। सर्किल का इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में दोनों कोएफिशिएंट या तो इक्वल रहे, और x इंटू वाई जैसे 5xy इस टाइप का टर्म होगा तो वो सर्किल नहीं होगा। जैसे कि ये इक्वेशन है तुम्हारा कि कोई लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये बात यहां पर ये सर्किल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये तुम्हारा एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, निश्चित रूप से नॉट सर्किल। ये क्लियर हो गया एकदम, बिल्कुल ये सर्किल नहीं हो सकता, ये इक्वेशन कभी भी सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, यहां इक्वल है, हालांकि इक्वल मैंने रखा है 2 2, तो 2 2 रहने से दिक्कत नहीं था, हमको दिक्कत किसके कारण है, यहां पर x इंटू वाई है, वहां 2 तो कॉमन लेके हम रख सकते थे, तो ये जनरल फॉर्म हो जाता है। तो जनरल फॉर्म तुम्हारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा तुम्हारा, फिर से इसको लिख दें अगर एक बार अलग से, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर तुम्हारा हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें जैसे कि अगर इस फॉर्म अगर कोई दिया हुआ है, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो सेंटर एंड रेडियस ऑफ जनरल इक्वेशन, सेंटर एंड रेडियस ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। चलिए, तो ये जैसे तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ये एक जनरल इक्वेशन हो गया तुम्हारा, यही क्वेश्चन होगा तुम्हारा। ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो क्लियर है, बट इसका सेंटर क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर फॉर्म करते हैं, इसको जी स्क्वायर हमने अपने मन से ऐड कर दिया। तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy, इसको भी होल स्क्वायर बनाना है हमको, तो एफ स्क्वायर इसमें ऐड कर दिए। और तो मैथमेटिक्स में है कि अगर इधर ऐड किए तो राइट साइड भी ऐड कर दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई लिख सकता है बिल्कुल। इस सी को इधर लेके चले गए और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दोनों साइड क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया मैथमेटिकली। तो उससे क्या फायदा होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट भी डाल दिए, इसको स्क्वायर भी डाल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, इस ढंग से फॉर्म लिखने से क्या फायदा हुआ हमको, देखो यहाँ से। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ होगा, ये देखो अब हमको सेंटर और रेडियस दिख रहा है शायद। ये देखो यहाँ पर तुम्हारा जो होगा सेंटर यहाँ पर होगा और यहाँ पर तुमको जो पी पॉइंट रहा होगा एक्स वाई रहा होगा, यहाँ पर एक्स वाई, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ये रेडियस होता है आर, जो भी है रेडियस। तो यहाँ पर जो सेंटर होता था तुम्हारा एच के लिखते थे, तो यहाँ पर क्या होगा तुमको सेंटर में अगर हम माइनस जी और माइनस एफ लिख दें इसको, तो ये जो तुम्हारा देख रहे हो, ये अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लागू करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पर जो देख रहे हो ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर, यही दिख रहा है यहां पर। तो रेडियस का स्क्वायर, तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर तो माइनस जी माइनस एफ का, रेडियस ये हो गया तुम्हारा, ये जो यहां पर है। तो कंपेयरिंग क्या हो गया तुम्हारा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया हमारा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस कितना दिख रहा है, दैट इज रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस फॉर्म से भी हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या इसको होल स्क्वायर फॉर्म करके इसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, या याद रख सकते हो जो है तुम्हारा, मैं उसमें 2 से मतलब एक्स कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करना है और माइनस लगाना, और 2fy है उसमें माइनस, उसमें y के कोएफिशिएंट में भी 2 से डिवाइड करके उसमें माइनस लगा दीजिए, और gf जो निकला c को उसमें घटा करके जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट अंडर करके तुम उसको उससे रेडियस निकाल, जैसा कि एग्जाम्पल वगैरह में बताएंगे तो तुम को इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इस टाइप के इक्वेशंस में सेंटर और रेडियस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन गिवन होगा तो, जो कि एग्जांपल्स वगैरह में पता चल जाएगा। जैसे और भी कुछ एक फॉर्म्स हैं एग्जांपल, मतलब एनसीईआरटी बुक्स में तुम्हारा एनसीईआरटी, अब जहाँ तक एनसीईआरटी का तुम्हारा सिलेबस की बात है तो तुम्हारा इतना ही सिलेबस दिया हुआ है, इसी टाइप के इक्वेशंस दिए हुए हैं। लेकिन इक्वेशन जैसे कि कुछ एक और फॉर्म्स मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जिससे कि तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा जस्ट ये सब रहता ही है। और जिसके ऊपर अलग अलग थोड़ा सा फॉर्म, जैसे कि अलग अलग और भी तरफ से इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, सर्किल का इक्वेशन सिंपल ज्योमेट्री के आधार पर हम लोग और भी फॉर्म्स को डिराइव बहुत तेजी में कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ पता हो तो सेंटर निकालिए, उसका जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक सेंटर का कोऑर्डिनेट पता कीजिए, रेडियस पता कीजिए और एक मूवेबल पॉइंट को एक्स वाई लिखिए, आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा। जैसे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल इंड्स ऑफ डायमीटर
इंड्स ऑफ डायमीटर आर x1, y1 एंड x2, y2। एक डायमीटर का आपको इंड पॉइंट दे दिया गया। देखो जैसे कि इसमें कहता है सर्किल का इक्वेशन निकालने, क्या किया गया, एक डायमीटर जो है, एक डायमीटर का मतलब सेंटर से पास करता होगा, ये तुमको गिवन है कि इसका जो इंड पॉइंट है, इस डायमीटर का इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक x2, y2 है इसका, और ये x1, y1 है। जाहिर है कि इसी डायमीटर है ये, तो सेंटर इस पर लाई करेगा, और सेंटर क्या होगा, इसका मिडिल पॉइंट होगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और सेंटर का दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इसका कोऑर्डिनेट आ गया तुमको। और इसका डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल सकता है लोग, इसका रेडियस निकाल सकता है, और रेडियस निकल जाएगा तो क्या लिख देगा, यहां पर एक पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे, xy ले लेंगे, मूवेबल पॉइंट p को ले लेंगे xy, और डिस्टेंस फार्मूला यहां से लगा देंगे, OP इक्वल्स टू इसका रेडियस जो यहां पर होगा वही रेडियस यहां भी होगा, तो OP इक्वल्स टू रेडियस के बराबर निकाल देगा, तो इसका इक्वेशन निकल सकता है। इसका डिस्टेंस फार्मूला से जैसे सेंटर निकल गया, जैसे यहां पर ये 0 है, ये 2 4 है, तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकल जाएगा √5, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा √5, तो ये x के फॉर्म में क्या आ जाएगा, मेरा इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ये तुमको थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इसको और भी आसानी से अगर हम एक ज्योमेट्री अप्लाई करें तो हम बिना सेंटर का कोऑर्डिनेट और इसका एक बात कभी भी क्या ध्यान रखोगे, अगर हम कभी भी सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे, हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं कभी भी। लेकिन इस काम को अचीव करने के लिए हमको ये करना जरूरी भी शायद नहीं था। हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि हाफ सर्किल का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। अगर इस थ्योरम को हम अप्लाई कर दें यहां पर, तो हम शायद इसको और तेजी से हम इसके इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा है, जैसे कि AB हो गया तुमको, तो ये तुमको हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल का एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये पता है। तो ये जो दोनों लाइन है तुमको PA परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, PB। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा, जिसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, पहला का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y1, PA का स्लोप बाय x माइनस x1 इनटू दूसरा का स्लोप क्या होगा, y माइनस y2 बाय x माइनस x2, दैट्स इक्वल्स टू क्या चीज, -1। तो हमारा देखो इक्वेशन ही आ गया। अब इक्वेशन क्या आ गया, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, इधर चला गया ये, और दैट्स इक्वल्स टू, अगर हम इसको इधर करके x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और दूसरा हम लोग यहां से बनाते हैं वो भी इक्वेशन इसी टाइप का आएगा, फॉर्म भले तुमको देखने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन अगर कौन रहेगा जाके सेंटर और रेडियस निकाल के, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी ज्योमेट्री में अभी तक पढ़ाई किए हैं, आप किसी भी चीज को लगा के इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे क्या आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ जो है एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेते हैं, देयर आफ्टर तुमको जो है एक्सरसाइज बनाओगे, कुछ और एक आधे एग्जांपल एक्स्ट्रा होगा तो मैं बता दूंगा। और देखो ये सब का तुम्हारा जो बता दिए कि मतलब किस ढंग से, तो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर और रेडियस को ही फाइंड आउट करें, आप जितना आसानी से एक्स वाई में रिलेशन ला सकते हैं। और फॉर्म वही आएगा आपका, जनरल फॉर्म में जो था x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का ही इक्वेशन कभी भी सर्किल का आएगा। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहते हैं एग्जाम्पल 11.1। तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 11.1, उसमें दिया हुआ है कि एक सर्किल का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, और काफी इजी सा सिचुएशन दिया हुआ है जो कि हम लोग कर भी चुके हैं उस टाइप का काम। चलो फिर से इसे मैं पकड़ देता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.1, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 0 0 और इसका रेडियस दिया हुआ है r। ये P पॉइंट हम लोग एज्यूम करेंगे अपने से xy, तो OP इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा r हो गया। ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू r। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, ये r स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है, -3 and 2, ठीक है, सेंटर हो गया -3 और 2,
और रेडियस हो गया तुमको, इसमें पी एक पॉइंट लेंगे एक्स वाई, रेडियस ये 2 हो गया। देखो इजीली रेडियस 4 यूनिट, चलिए रेडियस 4 यूनिट, ये तुमको इस पॉइंट को कुछ भी मान लो पी सी, तो पी सी इक्वल टू कितना बोला 2 ना, नहीं 4, रेडियस 4 यूनिट। और तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लागू करो तो क्या हो गया एक्स, और इसका कितना हो गया तुमको एक्स प्लस में हो जाएगा, ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो x, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 प्लस माइनस 4y माइनस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 16। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 ना, तो ये 16 क्या होगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक जगह कर लो, और प्लस क्या हो गया 6x ना, और ये माइनस 8y और प्लस क्या होगा तुम्हारा 9 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन होगा। देखो मिल गया, ये आंसर आ गया होगा। तो 11.2 हो गया तुम्हारा। 11.3 में क्या दिया हुआ है, हाँ जैसा कि बता रहे थे कि एक आधी क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन में, तो अभी जैसे कि इक्वेशन याद करो थ्योरी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, या तो इस होल स्क्वायर बना देंगे, कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी रिजल्ट पता है तो कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारा माइंड में होगा तो उसको हम लोग उस फॉर्म में इक्वेशन में डिराइव कर देंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। माइनस जी माइनस एफ याद होगा इसे, उसका जो रेडियस सेंटर बता रहे थे, और रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो तो आंसर नहीं भी याद है तो इसको फिर से किया जा सकता है, उसको डिराइव भी कर देंगे। NCERT एग्जाम्पल 11.3 क्या है इक्वेशन, 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि चलो मान लेते हैं कि इसको याद नहीं है, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, जो हमारा बेसिक जो काम था। एक्स स्क्वायर प्लस क्या है तुम्हारा 8x है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 2ab है तो ये 4 है, तो मतलब 16 ऐड करना होगा हमको, होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या है 10y कितना ऐड करना होगा हमको 25, 2ab नहीं होता यहाँ पर, तो ये 25 होगा, और दैट्स इक्वल टू कितना इधर ऐड किए 25 ऐड किए, यहाँ पे कितना ऐड किए हम लोग, और यहाँ पर 25 किए हैं, यहाँ पर 16, ये 16 किए हैं, और इधर की तरफ कितना है ये -4, तो 25 प्लस 16 प्लस 60, यही ना, ये इधर चला गया ना, हाँ 25 + 8 है ये, अच्छा 25 प्लस 16 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 49, ये क्या हो गया 49 होती, ये x प्लस क्या होगा, ये 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 है ना, और ये भी प्लस ही है, दोनों प्लस ही है तुम्हारा, प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग इसको बनाएंगे सर्किल का इक्वेशन टाइप से, इसको बनाए सेंटर सर्किल का फॉर्मेशन करें, यहाँ पर एक्स वाई होगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है सेंटर की जगह पर -4 होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए यहाँ पर -5, और ये रेडियस क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी जगह पर 7, तो सेंटर क्या हो गया इसका -4 -5, और रेडियस क्या होगा तुम्हारा 7, तो ये तुम्हारा निकल गया। और इसको जैसे होल स्क्वायर फॉर्मेशन करके बना लोगे, और नहीं तो फॉर्मूला जो बताए थे -g -f, तो जैसे क्या बताए थे x कोफिशिएंट का आधा करके माइनस लगाओ, जैसे 8x है तो उसमें हाफ करेंगे तो 2 क्या होगा तुम्हारा 4, और उसमें माइनस लगाएगा तो -4 हो गया, y का कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड करो और माइनस लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारा -5, ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो इसको रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू रेडियस, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर का मतलब है 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जी स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर माइनस सी, दैट इज -8, माइनस सी -8 है तुम्हारा, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा जाके, तो वो 49 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इससे निकल सकता है तुम्हारा सेंटर और रेडियस। और एक और एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा शायद, तो क्या है उसमें इंफॉर्मेशन,
ऑफ सर्किल। इस बार थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बढ़ाया है, उसमें 2 पॉइंट से पास करता है, डायरेक्ट आपके पास सेंटर और रेडियस में कुछ नहीं दे रहा है। तो बात है कि अलग अलग कंडीशंस आपको दिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह जो पढ़ाई किएंगे उसका हेल्प लीजिए, और आपको नहीं कुछ पता हो तो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करने की कोशिश कीजिए और रेडियस को पता कीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है किसी भी फॉर्म में तो उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करना है रेडियस और सेंटर को। तो NCERT एग्जाम्पल 11.4, इसमें 2 पॉइंट से एक सर्किल का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। यह सर्किल तुमको 2 पॉइंट से पास करता है, और इसका ये 2 पॉइंट का क्या है, 2 - 2, और दूसरा पॉइंट 3 और 4, इन दोनों से पास करता है। और इसका जो सेंटर है एक लाइन पर लाई करता है, जिस लाइन का इक्वेशन गिवन है हमें। तो क्या इक्वेशन है ये सेंटर का, x + y = 2 पर ये लाई करता है। हमारे पास अब यहां पर है कि इससे हमको सेंटर, ये ऐसा नहीं डायमीटर के अपोजिट है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इस सर्किल पर क्या है 2 पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है वो, और इस लाइन पे हमारा सेंटर लाई करता है, इतना हमें पता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, कभी भी एक चीज बताया था कि इसका सेंटर हम अगर पता कर ले पाए किसी इस इंफॉर्मेशन से किसी तरह से, और रेडियस पता कर सकते हैं, तो हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर कैसे निकलेगा, देखो जैसे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, एक चीज यहां से अगर इसको मिला दें तो ये रेडियस होगा, और इसको भी यहां से मिला दें तो ये रेडियस होगा हमारा। ये दोनों पॉइंट क्या होता है, इसका तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसको अगर हम लोग सेंटर को चलिए नहीं पता, अल्फा बीटा एज्यूम कर लिए इसका कोऑर्डिनेट, यही अल्फा बीटा हमको फाइंड आउट करना है एक पहला काम। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक इक्वेशन हमारा क्या आ गया अल्फा बीटा, इन दोनों डिस्टेंस फार्मूला दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा अल्फा बीटा इस इक्वेशन पर लाई करेगा, तो अल्फा + बीटा = 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 इक्वेशन तो हमारे पास आ ही जाएगा, और इसके इस दोनों सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा, सेंटर का जब कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल ही सकते हैं। अब इस पर कोई एक्स वाई पॉइंट लेंगे यहाँ पर, और क्या निकाल देंगे हम लोग, अल्फा बीटा जब सॉल्व हो जाएगा तो मेरा रेडियस भी निकल जाएगा, तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। तो इसको अगर इस पॉइंट को ए मान लो, इसको क्या मान लो तुम बी मान लो, तो जाहिर है कि तुमको जो सेंटर है तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सेंटर का होगा पी, सेंटर को क्या मान लिया, सी माना ना, तो सी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बी। सी ए क्या हो गया, √ अल्फा -2 तो है ये नहीं आ रहे, अच्छा यहाँ अल्फा -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बीटा +2 हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ अल्फा -3, माइनस में प्लस हो जाएगा, अल्फा -3 माइनस से रहेगा, हम अल्फा -3 का प्लस बीटा -4 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको अब स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देते हैं। तो इसको अब क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा + 4, अब प्लस क्या होगा बीटा स्क्वायर + 6 बीटा प्लस ये 4, अच्छा हाँ ये भी इक्वल है दोनों, 4 बीटा अब +4 प्लस क्या होगा तुम्हारा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और कितना हो गया तुम्हारा ये -6 अल्फा + 9 प्लस -8 बीटा + 16। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों अल्फा को एक जगह ले आएंगे। इधर कितना अल्फा है, इधर तुम्हारा अल्फा है उधर कितना है, तो इधर 6 अल्फा -4 अल्फा दैट इज 2 अल्फा बचेगा, 2 अल्फा। बीटा इधर कितना है हमारा +4 बीटा है, उधर तो 12 बीटा प्लस हो गया +12 बीटा, और डिजिट को उधर लेके चले जाओ, डिजिट इधर की तरफ से कितना, ये 4 दोनों है ना, 8 है, इधर कितना है 16, तो 25 में 8 चला गया 17, तो ये क्या बच गया हमको 17। ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। और अल्फा बीटा लाइज ऑन लाइन x + y = 2, तो अल्फा + बीटा = क्या हो गया 2, ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 and 2 कितना आ जाता है अल्फा बीटा, देख लो आंसर,
अल्फा का वैल्यू 0. सॉल्विंग 1 and 2, तो मैं लिख देता हूँ बुक से ही, अल्फा इक्वल टू 0.7 और बीटा इक्वल टू 1.3, तो ये आ गया तुम्हारा। अब जहाँ तक रेडियस भी निकाल सकते हैं यहाँ से, डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल लेंगे हम लोग, तो ये अल्फा तुम्हारा हो गया, डिस्टेंस रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर पी ए सी ए का 0.7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0.7 माइनस क्या होगा तुम्हारा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1.3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा, कितना 1.5, 12.5 मतलब रूट करने के बाद आर स्क्वायर रूट अंडर मतलब इतना 12.5 का रूट आ गया रेडियस। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा कि बताया कि सेंटर और रेडियस पता चल गया, तो डायरेक्टर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग क्या जूम करेंगे, किसी कहीं पर भी सेंटर पे, यहाँ पर एक्स वाई जूम करेंगे पी का कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक पी सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा रेडियस, हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, पी सी इक्वल्स टू रेडियस, तो पी सी का मतलब क्या हो गया अंडर रूट एक्स माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 12.5 का होल स्क्वायर। बस हो गया तुम्हारा इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1.4 वाई माइनस एक्स 1.4 एक्स अब माइनस 2.6 वाई और प्लस हो गया 0.49 प्लस 1.69 कितना होगा तुम्हारा 1.69 और माइनस 12.5 कितना हो जाएगा माइनस कितना, आंसर क्या है इसी रेप में, और छोड़ो नहीं तो ब्रेक है, चलो हटाओ, तो यही तुम्हारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया सर्किल। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो इसमें क्या करना था, यही देखो किसी भी टाइप का सिचुएशन हो, आपको सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करने का कोशिश करना है, आपका इक्वेशन सर्किल का क्या आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे कि अब तुमको जैसे और जैसे एक आध जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में तो खैर एग्जांपल अब नहीं है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में जैसे क्या करेगा, जैसे कि इंटरसेप्ट दे देगा, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर इतना इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्सिस पर इतना इंटरसेप्ट काट रहा है सर्किल, तो जैसे कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देगा, तो कभी भी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कोई भी कॉर्ड पर अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो उसके आधार पर उसका जब हम लोग यूज करेंगे उसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है। मान लो देखो एक क्वेश्चन जैसे तुमको एक क्वेश्चन मैं यूं ही देता हूं, देखो तुमको इंटरसेप्ट जैसे कि है, तुमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन हुज एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस y एक्सिस आर 6 and 8 रेस्पेक्टिवली, 8 रेस्पेक्टिवली, x एक्सिस पर 6 इंटरसेप्ट काटता है और y एक्सिस पर 8 इंटरसेप्ट काटता है और ऑरिजिन से पास करता है ये। तो देखिए इसका क्या हो सकता है सर्किल का इक्वेशन, सॉल्यूशन देखिए, तो पहले आप एक सर्किल बनाइए, ये ऑरिजिन से पास करता है, ये ध्यान रखें, ये ऑरिजिन से क्या कर रहा है पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास जब कर रहा है, ऑरिजिन से जब पास करेगा तो एक इंटरसेप्ट, ये जरूरी नहीं ऑरिजिन इसका डायमीटर होगा, ऑरिजिन आपका कहीं हो सकता है, यहां से ऑरिजिन होगा यहां भी हो सकता है, तो ऑरिजिन से पास करेगा तो ये देखो इस ढंग से क्या होगा तुम्हारा, ये वाई एक्सिस से इधर होगा, ऑरिजिन से इधर, दोनों एक्सिस किधर से पास करेगा, ऑरिजिन से ही पास करेगा, तो ये एक्स एक्सिस इधर हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया आपका। अब देखिए यहां पर जो ये जो इंटरसेप्ट है हमको कहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको 6 यूनिट दिया जा रहा है क्वेश्चन में, ये क्या है हमारा 6 यूनिट है, और ये जो इंटरसेप्ट हमारा दिया जा रहा है वाई एक्सिस पर ये 8 यूनिट दिया जा रहा है, तो और इसका सेंटर कभी भी क्या है, हमको हमारा फोकस होता है कि हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चलना चाहिए और रेडियस में पता चलना चाहिए। अब इस इंफॉर्मेशन से हम सेंटर और रेडियस कैसे पता करेंगे, और इसके बाद तुमको फिर अगर सेंटर पता चल गया तो पी का एक्स वाई मान के हम लोग इक्वेशन क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब बात रहा कि इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कभी भी एक चीज जो थ्योरम पता होगा तुम्हें कि सेंटर से अगर हम लोग क्या कर दें, सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इस पर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, यहां पर भी इसको डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये पूरा लेंथ 6 है, तो ये लेंथ कितना रहेगा 3 होगा,
और ये लेंथ कितना रहा होगा, ये 4 होगा हमारा, 3 4 होगा। अब देखो ये जब डिस्टेंस पता चल गया और ये तुमको परपेंडिकुलर भी हो, जब इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये भी आपस में, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर ही है। तो और यहां से यहां तक को मिलाएंगे तो ये तुमको क्या होगा, ये रेडियस है तुम्हारा। और देखो ये तुम्हारा डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बन गया, चूंकि एक्स वाई से ये 4 हो गया तो ये रेडियस कितना होगा तुम्हारा, क्लियर कट इस पिक्चर में दिख रहा है हमें, रेडियस रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया। ये ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल दे इसका, तो रेडियस तुम्हारा पता चल गया। और जहां तक कि इसके कोऑर्डिनेट की बात है, तो अगर एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट इसका क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस में कितना काट रहा है 3, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आपको 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है इसका सेंटर का 4। अब यहां पर क्या होगा हमारा, देखो इस फिगर में ही क्वेश्चन बन चुका है। अब तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा x माइनस ये एक्स वाई, इसको जूम करोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इसको धीरे धीरे करके क्या कर दिया, इस फिगर में ही सॉल्व हो गया लगभग। तो क्या किया, इसको यहां से परपेंडिकुलर जब हम डाले तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसको बाइसेक्ट किया तो ये 3 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ये तुमको इसको बाइसेक्ट किया तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये 4 कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर ये तुमको डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा, ये 3 और 4 था तो ये रेडियस क्या होगा तुम्हारा, ओरिजिन से पास कर ही रहा है, डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस आ गया। इसमें जो एक ध्यान देने की बात है, इसमें और भी सेंटर्स हो सकते हैं, जैसे आपका ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपने बनाया, जैसे इस सर्किल को कोई ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, ये जो ओरिजिन है ऐसा भी हो सकता था कि ये ओरिजिन इस ढंग से होता। ये क्वाड्रेंट आप यहां पर जो डिसाइड आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक कर दिए, ये जरूरी नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें एक्स क्या हो सकता है, -3,4 कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस आपका 3 ही रहेगा, ये 6 से परपेंडिकुलर 3 है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो -3 हो सकता है ना। उसी ढंग से तुमको यहाँ 4 सर्किल का संभावना है, आपको सेंटर को बदलना पड़ेगा, एक बार कभी भी एक्स को भी माइनस लेना पड़ेगा, वाई को माइनस लेगा, इस प्रकार से 4 पॉसिबल हैं। हर क्वाड्रेंट में ये क्या बन सकता है, सर्किल बन सकता है। क्योंकि डिस्टेंस आपका 3 4 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, आपका चेंज कर जाएगा। कभी -3 4 जैसे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, -3,4 हो जाएगा सेंटर, थर्ड क्वाड्रेंट में -3 -4, फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे तो 3, -4। तो ये तुमको प्लस माइनस इसमें चेंज करेगा, या इसी में तुम प्लस माइनस अप्लाई कर सकते हो, इसका 4 सर्किल का ये इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह से तुम अपनी डिफिकल्ट जो भी सर्किल में है, जो ज्योमेट्री के आधार पर जो सर्किल का ज्योमेट्री पढ़े होगे, इसका क्या कर सकते हो, इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तो जो सिलेबस है तुम्हारा उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर टेंजेंट का भी इक्वेशन पूछे किसी सर्किल के किसी पॉइंट पर, तो वो भी फाइंड आउट करना बहुत कठिन नहीं होता है। तो सर्किल का जैसे टेंजेंट का इक्वेशन अगर पूछेगा, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन है किसी सर्किल का अगर दिखा। तो अभी जो तुम्हारा सिलेबस है, अभी तो इस जो 2007 के बाद जो सिलेबस आया हुआ है, उसमें इन सबों को तो हटा दिया गया है, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे पूछा भी जाएगा तो वो तुमको जब अभी जो सिलेबस है, तुमको जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल करके एक पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पूछा जाता है। लेकिन यहां पर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर सर्किल का निकालना हो तो ये काफी आसान होता है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर क्लास 12 के बेसिस से ही पूछे जाएं या तुमको जिस भी ढंग से, तो काफी इजीली निकाला जा सकता है। देखो जैसे समझ लो कैसे, ये टेंजेंट जिस भी पॉइंट पर होता है, टेंजेंट मान लेते हैं इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा क्वेश्चन में, अल्फा बीटा, जहां पर टेंजेंट उसको ड्रॉ करना है, और इसका सेंटर पता होगा आपको, सेंटर पता है आपका एच के। तो ये जो लाइन होगा यहां से, जबकि हम लोग अल्फा बीटा और इसका जो स्लोप होगा, तो ये इस पर इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। इसका स्लोप होगा टेंजेंट इस पर नॉर्मल होगा, टेंजेंट जब नॉर्मल होगा तो m1 इंटू m2 -1 करके हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, और ये पॉइंट एक पता ही अल्फा बीटा से पास करता है, ऑटोमेटिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। देखो किस ढंग से, कितना आसान काम क्या बताया। ये जो लाइन है, ये रेडियस जो है, इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर पता होगा और ये पॉइंट जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करना हमको दोनों क्या होगा पता होगा। जब ये पता होगा तो इसका स्लोप हमको पता चल गया, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा जब टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, और ये पॉइंट पता ही है, टेंजेंट का स्लोप पता है, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी तो नहीं मिलेंगे बुक में, अभी तो तुमको जो तुम्हारा सिलेबस है, लेकिन ये सब बहुत पिछले सिलेबस में काफी क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन कहीं पर भी, छोटा सा एप्लीकेशन है, कहीं पर पूछ भी देता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में तो आपको स्कूल एग्जाम में ना आए, लेकिन ये सब तो इतना एप्लीकेशन तो खैर चलता ही है। तो आई होप कि तुम जो है क्वेश्चन इसके इतना जानकारी के बाद तुम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज 11.1 तुम सॉल्व करोगे, और जो भी कुछ भी दिक्कत हो राइसोल ऐप के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ भी देखना, या उस पर लाइव क्लास ज्वाइन करो, या पर्सनल गाइडेंस के लिए भी तुम उसमें हेल्प ले सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए, तुम कभी भी उस पर संपर्क कर सकते हो। और जो भी तुम्हें दिक्कत हो रही पढ़ाई में 11, 12 जो भी, या बोर्ड के एग्जाम देने हो, तो हमसे संपर्क करके मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।